तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अर्पित एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर सीरीज को लगातार कर रहे हैं। इसमें हमारे दो टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। अभी हम लोग वर्तमान में डीप लर्निंग कर रहे हैं, जो कि आज इसका डीप लर्निंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन भी साथियों ने वो पुरानी वीडियो या टॉपिक नहीं देखे हों, तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि ये कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है और 3-4 बुकों से आपके लिए कंटेंट खोजना पड़ता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये जो टॉपिक हैं अपने आप में ही एक बुक हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तो 40 से 50 वीडियो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बनेगी। इसी तरह ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग भी है। तो आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम आप लोग चैनल को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो एक अंदर से उत्साह होता है आपके लिए मेहनत करने का। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता था कि यदि कंटेंट अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने डीप लर्निंग का जो इंट्रो है वो पूरा पढ़ लिया था। किसने दिया, डीप लर्निंग होता क्या है और ये किसका सबसेट है, बाकायदा सब पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग डीप लर्निंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कहेंगे इसको दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डीप लर्निंग की लेयर। इनसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि डीप लर्निंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी यही है, डीप लर्निंग की लेयर। लेयर यानी हिंदी में इनको परत कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ लेते हैं अपनी लेयर्स के बारे में। तो डीप लर्निंग की लेयर क्या है? ये लेयर डीप लर्निंग में एल्गोरिदम का निर्माण 3 परतों के साथ किया जाता है। आपको पता है कि ये जो डीप लर्निंग है ये मल्टी न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है और इसमें जो एल्गोरिदम का निर्माण करना है कि आखिर वो जो मशीन है वो किस तरह से सीखेगी। मैंने बताया ना, एल्गोरिदम को हिंदी में क्या कहते हैं, विधि या सिद्धांत। तो उस विधि को जिससे वो मशीन सीखेगी तो उसका निर्माण करने के लिए 3 प्रकार की लेयर की आवश्यकता होती है डीप लर्निंग को। ये डीप लर्निंग की डीप की चीज़ें हैं दोस्तों। तो उस मशीन को सिखाने के लिए, उस एल्गोरिदम के निर्माण के लिए 3 लेयर की आवश्यकता होती है। पहली लेयर को इनपुट लेयर कहते हैं, यदि हिंदी में बात करें तो इसे अंदर की परत कह देते हैं। दूसरी लेयर को हिडन लेयर कहते हैं और इसकी हिंदी में ये छिपी हुई परत होती है। तीसरी लेयर जो होती है वो आउटपुट लेयर होती है, यानी बाहरी परत। तो ये दोस्तों 3 लेयर होती हैं डीप लर्निंग की। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीप लर्निंग में एल्गोरिदम के निर्माण के लिए, या सीधे भी पूछ सकता है कि आखिर डीप लर्निंग की प्रमुख 3 परतें कौन कौन सी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल संख्या भी पूछी जा सकती है कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी परत हैं, 3 परतें हैं। और इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी परत डीप लर्निंग से संबंधित नहीं है। आपको इनपुट लेयर दे देगा, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर दे देगा और चौथा कोई और ऑब्जेक्ट दे देगा, तो आपको वही सही करना है। तो ये आपको याद होना दोस्तों ज़रूरी है। और लेयर आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर लेयर क्या कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपन इसके विस्तार की ओर। इसमें दोस्तों पहले हम लोग पढ़ेंगे इनपुट लेयर के बारे में। ज़्यादा गहराई से नहीं जाना है, क्योंकि इनपुट लेयर, ये जो टॉपिक हैं दोस्तों डीप लर्निंग के, ये इतने विस्तार हैं कि ये समझ लीजिए कम से कम 10 से 15 दिन केवल एक टॉपिक पर चाहिए आपको। डीप लर्निंग में चाहिए अकेला 15 दिन के आसपास मशीन लर्निंग में चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को केवल वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये मैं दावा कर सकता हूँ दोस्तों कि इतना ज़्यादा कंटेंट और इतनी श्योरिटी के साथ कंटेंट आपको पूरे
यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब तो ओपन प्लेटफॉर्म है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपनी पहली लेयर इनपुट लेयर की ओर। तो किसी भी प्रकार का डेटा मॉडल या एल्गोरिदम में इनपुट लेयर के माध्यम से ही प्रवेश करता है। तो दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए, मैं आपको ये पहले शॉर्ट में बता देता हूँ इन लेयर के बारे में। ये जो लेयर हैं, जैसे मान के चलिए आपने कंप्यूटर की जब रूपरेखा या इंट्रो पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें होता है इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, ये आपने देखा होगा। तो इनपुट में क्या होता है, इनपुट में ये होता है कि हम पहले उसको कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं, डेटा प्रदान करते हैं, तो फिर वो कंप्यूटर क्या करता है, वो कंप्यूटर के पास पहुंचता है। अब प्रोसेस कहाँ होती है उस डेटा की, भाई जब आप इनपुट देंगे तो कंप्यूटर कुछ ना कुछ प्रोसेस करके आपको आउटपुट देगा। तो आप जब उसको डेटा देंगे तो वो सीपीयू में प्रोसेस होता है दोस्तों। जैसे कि आपने उसे इनपुट प्रदान किया कि 2 × 4 क्या होता है, तो ये डेटा आपने उसे 2 × 4 करके प्रदान किया। फिर वो जाएगा डेटा आपका सीपीयू में, सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा कि इसको मल्टीप्लाई करेगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर आपको आउटपुट प्रदान करेगा कि 2 × 4 8 होता है। इसी तरह दोस्तों ये परतें हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि इनपुट लेयर इनपुट की जैसे काम करेगी, हिडन लेयर आपकी सीपीयू की तरह काम करेगी, और आउटपुट में आपको आउटपुट ही प्राप्त हो जाएगा। तो इनपुट लेयर में क्या पढ़ा हम लोगों ने, किसी भी प्रकार का डेटा मॉडल या एल्गोरिदम में इनपुट लेयर के माध्यम से ही प्रवेश करता है। यानी जो डेटा है, किसी भी प्रकार का जो डेटा है वो मॉडल मतलब कंप्यूटर समझ सकते हैं, तो किसके माध्यम से प्रवेश करेगा, इनपुट लेयर के माध्यम से ही आप उस मशीन में वो डेटा डालेंगे। तो ये दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इनपुट लेयर क्या है, डेटा को किसी मशीन के अंदर डालना, इनपुट लेयर के माध्यम से ही वो डेटा मशीन में प्रवेश करेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने दूसरी लेयर की ओर। दूसरी दोस्तों हमारी लेयर है हिडन लेयर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हिडन लेयर सीपीयू की तरह काम करती है। तो पढ़ लेते हैं। छिपी हुई परत में डेटा को प्रोसेस करने, देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी आपसे बोला जैसे सीपीयू प्रोसेस करता है वैसे ये आपकी हिडन लेयर पे प्रोसेस करती है। तो छिपी हुई परत में डेटा को प्रोसेस करने, फीचर्स को सीखने तथा मॉडल के प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। हिडन परत में क्या क्या काम किया जाता है, वो डेटा को प्रोसेस करेगी, फीचर्स को सीखेगी और मॉडल को प्रशिक्षण का कार्य करती है। तो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पता है हम लोगों को कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अंतर क्या है, कि मशीन लर्निंग को मैन्युअली यानी हम लोग स्वयं फीचर देते हैं, और ये जो डीप लर्निंग हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें फीचर स्वयं मशीन निकाल लेती है। तो इसमें देखिए आप, प्रोसेस भी किया उसने, फीचर्स को भी सीख लिया मतलब निकाल लिया, और मॉडल को इस तरह से उसने प्रशिक्षित कर दिया। तो ये हिडन लेयर आपको समझ में आया होगा। आपको टोटल कंपेयर करके चलना है ये सीपीयू से। जैसे इनपुट सीपीयू आउटपुट पढ़ा था, वैसे ही ये इनपुट हिडन और आउटपुट आपको समझ के चलना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया कि ये जो हिडन लेयर है ये टोटल आपके सीपीयू की जैसे वर्क करती है। जैसे सीपीयू में डेटा प्रोसेस होता है, वैसे हिडन लेयर में भी जो इनपुट में दिया हुआ डेटा होता है वो प्रोसेस होता है। तो जैसे दोस्तों सीपीयू में एएलयू, सीयू, एमयू रहते हैं ना, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, तो उसी तरह दोस्तों ये हिडन लेयर में भी प्रोसेस होती है। तो हिडन लेयर की भी कुछ अपनी प्रमुख परतें हैं। तो मैंने सभी परतों को तो नहीं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इम्पोर्टेंट है, वो परतें मैंने ली हुई हैं। तो आपको केवल इनके नाम याद रखना है। जो कुछ प्रमुख परतें होंगी उसको हम लोग बाद में ओवरव्यू के रूप में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपसे वो भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान के चलिए कि उनने पूछ लिया कि ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर किस लिए काम करती है, इसका क्या वर्क है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग इनके प्रमुख प्रकार समझ लेते हैं। पहला प्रकार है दोस्तों फुल्ली कनेक्टेड लेयर। इनके आपको नाम याद रखना है। एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न बन सकता है कि
ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर किस लेयर का प्रकार है, तो आपको बताना पड़ेगा ये हिडन लेयर का प्रकार है। आपको तीनों लेयर में से जो इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर है, केवल ये हिडन लेयर के ही प्रकार होते हैं, आउटपुट और इनपुट के आपको ज़रूरी नहीं है। तो दूसरा हमारा प्रकार हो जाएगा कॉन्वोल्यूशनल लेयर, तीसरा हो जाएगा पूलिंग लेयर, चौथा हो जाएगा रिकरेंट लेयर, पांचवा हो जाएगा लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी और छठवां हो जाएगा गेटेड रिकरेंट यूनिट। तो ये दोस्तों इंग्लिश में ही आपको नाम याद रखना है, क्योंकि जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसी को वो लोग हिंदी में लिख देंगे फिर कि फुल्ली कनेक्टेड लेयर लीजिए, तो आपको ये इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगली लेयर की ओर। तो अगली दोस्तों हम लोगों की लेयर है आउटपुट लेयर। इस परत में मॉडल या एल्गोरिदम में नेटवर्क के परिणाम को उत्पन्न करने के लिए उपयोगी है। मतलब ये जो आउटपुट लेयर है आपकी, ये क्या क्या काम करती है, ये परिणाम यानी कि जो अभी हमने आपको बताया था ना कि आउटपुट प्रदान करती है। इनपुट में डेटा इंटर किया मशीन में, हिडन लेयर पे आपका क्या हुआ, पूरी प्रोसेस हुई उस डेटा की कि आखिर इसको किस प्रोसेस के द्वारा आउटपुट प्रदान किया जाए, और आउटपुट लेयर तक आते आते आपको वो जो एल्गोरिदम आपको बनानी थी उसमें उसका आउटपुट प्रदान हो गया। तो हो आशा करता हूँ दोस्तों ये डीप लर्निंग की जो लेयर की पूरी प्रोसेस है, डाटा इंटर से लेकर प्रोसेस से लेकर आउटपुट तक आपको पूरी समझ में आई होगी। तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, इन सभी परतों को मिलाकर डीप लर्निंग मॉडल बनाए जाते हैं जो विभिन्न कार्यों में उपयोगी होते हैं। तो ये तो दोस्तों वही चीज़ हो गई ना कि डीप लर्निंग जो मॉडल है वो कैसे तैयार होगा, इन्हीं तीन लेयर से, इनपुट लेयर से, हिडन लेयर से और आउटपुट लेयर से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग कुछ प्रमुख अपनी जो परतें हैं हिडन लेयर की वो ओवरव्यू के रूप में देख लेंगे, क्योंकि जो आपके जूनियर असिस्टेंट के अलावा जहाँ पर भी ये डीप लर्निंग का टॉपिक पूछा जाता है वहाँ पर इनसे जो हिडन लेयर के प्रकार हैं इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि जब वहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है तो आपके एग्ज़ाम में क्यों नहीं, इसलिए मैंने जो प्रमुख परतें हैं इनकी उनका ओवरव्यू के रूप में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी पहली लेयर। मैं जितनी ये लेयर डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों ये सब हिडन लेयर के ही प्रकार हैं और किसी के नहीं। तो पहला है पूलिंग लेयर। देखिए दोस्तों इसी को हिंदी में लिख दिया है, इसी तरह एग्जाम में भी हिंदी में ही लिख देते हैं इंग्लिश टर्म को, तो आपको इंग्लिश टर्म ही याद करके चलना है। तो एक प्रकार का हिडन लेयर है, यानी ये पूलिंग लेयर जो है एक प्रकार का हिडन लेयर है जो न्यूरल नेटवर्क्स में उपयोग होता है। तो हम लोगों को पता ही है कि ये पूरी जो डीप लर्निंग है ये पूरी मल्टी न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। हम लोग पार्ट 1 में समझ चुके हैं कि ये क्या होता है। तो यही है दोस्तों कि ये एक प्रकार का हिडन लेयर है जो न्यूरल नेटवर्क्स में उपयोगी होता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य डेटा को कम करना और डाउन सैम्पलिंग करना है, जिससे क्रमशः नेटवर्क की जटिलता कम हो जाती है और नेटवर्क की जो गति है वो बढ़ जाती है। अब आप इसको समझिएगा, ये तो हो गई आपकी परिभाषा के रूप में। तो इसका जो दोस्तों है पुलिंग लेयर, जब हिडन लेयर में डेटा पहुंचता है प्रोसेस करने के लिए, तो जो ये पुलिंग लेयर है वो क्या करती है, वो जो आता है ढेर सारा डेटा उसको कम कर देती है। डेटा को कम कर दिया और उसको क्या कर देती है, डाउन सैम्पलिंग कर देती है, यानी ऐसे रूप में डेटा को बदल देती है जिससे कि उसकी प्रोसेस आराम से हो सके। तो आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि आखिर डेटा को कम करके और डाउन सैम्पलिंग करके उसको होता क्या है। तो इससे ये होता है दोस्तों कि वो जो नेटवर्क की जो जटिलता है वो कम हो जाती है और नेटवर्क की गति बढ़ जाती है। यानी कि जब उसने डेटा को जो लार्ज रूप में था उसको शॉर्टर में जो बदल दिया जो उसके लिए उपयोगी है, उसी की डाउन सैम्पलिंग कर ली, बिल्कुल शॉर्ट कर लिया, तो उसकी जो जटिलता है डेटा की, उसको प्रोसेस करने की जटिलता
कम हो जाएगी, मतलब जो उसको प्रोसेस किया तो उसकी कठिनाई कम हो जाएगी और उसकी जो प्रोसेस करने की गति है वो बढ़ जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेटवर्क की जटिलता को कम करने के लिए और उसकी गति को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की लेयर उपयोगी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए पुलिंग लेयर की आवश्यकता होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये पुलिंग लेयर आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगली लेयर की ओर। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी लेयर, कॉन्वोल्यूशनल लेयर। तो यह भी एक प्रकार का हिडन लेयर है। तो जैसा हम लोग दोस्तों जानते हैं कि हम लोग हिडन लेयर का ही प्रकार पर समझ रहे हैं, तो ये एक प्रकार है हिडन लेयर का जो डीप लर्निंग में मॉडल में उपयोग होता है तथा इसका उपयोग विशेष रूप से इमेज प्रोसेसिंग तथा कंप्यूटर विजन में किया जाता है। तो आखिर ये कॉन्वोल्यूशनल जो लेयर है आपका, ये क्या काम करती है हिडन लेयर में? ये लेयर काम करती है आपकी इमेज को प्रोसेसिंग करने में। कोई भी आपने इसको इनपुट प्रदान किया डेटा के रूप में मशीन को, तो कोई भी इमेज की प्रोसेसिंग करनी होगी तो वो कॉन्वोल्यूशनल लेयर की सहायता से ही हिडन लेयर में की जाएगी। तो ये याद रखना है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये इमेज प्रोसेसिंग का काम जो हिडन लेयर में होता है तो वो किसकी सहायता से होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कॉन्वोल्यूशनल लेयर की सहायता से होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कॉन्वोल्यूशनल लेयर आपको समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी अगली लेयर की ओर। तो अगली दोस्तों हम लोगों की लेयर है रिकरेंट लेयर। तो इसको समझ लेते हैं। यह भी एक हिडन लेयर का ही प्रकार है जो टाइम सीरीज डाटा यानी समय श्रृंखला डाटा पर काम करता है। यह लेयर डेटा के पैटर्न को सीखने तथा भविष्यवाणी करने में मदद करता है। तो एक तो आपको याद रखना है कि ये रिकरेंट लेयर का काम क्या है, ये पैटर्न को सीखता है और भविष्यवाणी करता है। तो ये भविष्यवाणी क्या है, ये ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी है क्या? तो नहीं दोस्तों, जो आप लोगों ने इनपुट प्रदान किया है, जैसा कि मैंने डीप लर्निंग में आपको एक उदाहरण बताया था कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी सीरीज चली आ रही है, आपके कंप्यूटर में डेटा है कि पुराने 10 सालों में जो हाउस की किराए से जो घर गए हुए हैं, तो इतने इतने रुपए में किराए से घर उठे हुए हैं। तो वो आके भी प्रिडिक्ट कर सकता है, पूर्वानुमान लगा सकता है कि आने वाले 10 वर्षों में जो आपके हाउस जो हैं, जो आप लोग रूम किराए से देते हैं, तो उससे आप लोगों को कितनी इनकम हो जाएगी। तो उसी को जो वो प्रिडिक्ट करता है, उसी को ये भविष्यवाणी के रूप में कहा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, वो जो टाइम सीरीज डेटा है, जैसे अभी मैंने बताया कि जो पुरानी सीरीज है, पुराना डेटा है, उसका पूर्वावलोकन करता है। जो पुराने 10 सालों की जो आपके प्राइस की रेटिंग लिस्ट है, उसके आधार पर पूर्वानुमान करके वो क्या करता है, पहले पैटर्न को सीखेगा कि आखिर किस वर्ष में कितने का गिराया किराया, किस वर्ष में कितने का गया किराया। फिर उसी के आधार पर वो आगे प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है। तो दोस्तों हम लोगों ने हिडन लेयर में 2 और प्रकार पढ़े हुए थे हिडन लेयर के, LSTM और GRU। इसका फुल फॉर्म लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी और GRU का गेटेड रिकरेंट यूनिट। तो दोस्तों ये जो दोनों प्रकार हैं, ये रिकरेंट लेयर के ही अंतर्गत आते हैं। हिडन लेयर में हम लोगों ने इसको अलग से समझा था। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो दोनों लेयर हैं, या मान के चलिए लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी और गेटेड रिकरेंट यूनिट, दोनों ही रिकरेंट लेयर के ही प्रकार हैं। ये रिकरेंट लेयर में ही जो प्रोसेस होती है उसमें सहायक होते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगली लेयर की ओर। अगली दोस्तों हम लोगों की लेयर है फुली कनेक्टेड लेयर। ये क्या है? यह भी हिडन लेयर का एक प्रकार है जिसमें हर न्यूरॉन्स पिछले लेयर के सभी न्यूरॉन्स से जुड़े रहते हैं। तो ये फुली कनेक्टेड लेयर क्या है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए आपकी इनपुट हुआ आपका डाटा, अब आया वो डेटा आपका किस में, हिडन लेयर में। किस लिए? प्रोसेस होने के लिए दोस्तों। तो इसमें जो प्रोसेस होता है डेटा दोस्तों, वो कई चरणों में होता है। तो जैसे मान के चलिए पहले चरण में डेटा प्रोसेस होने के लिए प्रवेश किया, उसके बाद
वो दूसरे चरण में प्रवेश किया। तो ये जो सभी चरण हैं दोस्तों, सभी स्टेप हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तभी वो डेटा प्रोसेस करता है। तो ये जो लेयर है ये इसी के लिए उपयोगी है कि जो न्यूरॉन्स हैं, यानी कि मान के चलिए जो डेटा है वो पिछले लेयर के सभी डेटा से जुड़ा रहता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो न्यूरॉन्स हैं सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इसके लिए कौन सी लेयर उपयोगी है? तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके लिए फुली कनेक्टेड लेयर उपयोगी है। तो अपनी अगली लेयर की ओर दोस्तों चलते हैं। ये सबसे लास्ट लेयर है, ये लेयर है दोस्तों ड्रॉप आउट लेयर। यह भी हिडन लेयर का एक प्रकार है, जो कि एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क लेयर है, जिसका उपयोग ओवरफिटिंग को रोकने के साथ साथ न्यूरॉन्स को यादृच्छिक रूप से निष्क्रिय करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों ये क्या है, आखिर ये ड्रॉप आउट लेयर होती क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मान के चलिए आपके पास डीप लर्निंग में बहुत सारा डेटा आ गया। अब वो जब प्रोसेस के लिए आपका हिडन लेयर में गया तो वो उसकी ओवर फिटिंग, मतलब जब डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो वो आप ज़बरदस्ती उसमें अगर मशीन में प्रवेश करवाएंगे तो वो ओवर फिटिंग पर ही प्रवेश होगा। जैसे मान के चलिए आप किसी डिब्बी में चूरन भरते हैं, मान के चलिए मैं उदाहरण से आपको बता रहा हूँ, तो उसमें भर गया, वो पूरी डिब्बी यदि भर गई तो उसको आप दबा दबा कर भरेंगे, यानी उसको ओवर फिटिंग करेंगे। तो उसी के लिए जैसे दोस्तों, उसी के जैसे जब आप मशीन में इनपुट प्रदान करते हैं, डेटा प्रदान करते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है तो आप जब उसकी ओवर फिटिंग करने लगते हैं, तो उसी ओवर फिटिंग को रोकने के लिए वो जो आपके पास डेटा है, न्यूरॉन्स रूपी जो डेटा है, उसको निष्क्रिय करने का काम करता है दोस्तों। समझ गए होंगे आप लोग कि ये निष्क्रिय क्या है, किस चीज़ को निष्क्रिय कर रहा है? डेटा को, जो फालतू का डेटा है उसको निष्क्रिय कर देता है, और वो जो ओवर फिटिंग की जा रही है उसमें, उसको रोकने का काम कौन करता है? ये ड्रॉप आउट लेयर करती है। तो ये दोस्तों हमारी 5 प्रमुख लेयर थी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी हैं दोस्तों। हो सकता है कि आप लोगों को नई नई टर्म्स लग रहे हों, नए नए शब्द लग रहे हों, लेकिन दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप लोग ये कठिन वर्ड और शब्दावली देख के घबरा जाएंगे तो प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में बनने वाले नहीं हैं, ये भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए हम लोगों को घबराना नहीं है। जो टर्म्स आ रही हैं अभी आपके एग्ज़ाम में होने में समय है, तो सभी लोग धीरे धीरे करके अपने नोट्स बनाते चलिए, और उनको पहले दोस्तों आप लोग वीडियो देखिए, फिर उसके बाद अपने नोट्स से रिवीजन करिए। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी इस तरह से। तो दोस्तों अगला हमारा जो एक टर्म है इम्पोर्टेंट, इसको समझ लेते हैं दोस्तों। ये मुझे मिला हुआ है एक जगह, तो ये आपकी डीप लर्निंग से ही संबंधित है, तो इसको समझते हैं। इनपुट परत से छिपी हुई परत तक, यानी इनपुट परत से छिपी हुई परत, किस परत को कहा गया? हिडन लेयर तक। कनेक्शन की अधिकतम संख्या, ये दोस्तों एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो आप डेटा प्रदान करते हैं इनपुट लेयर में, तो उधर से हिडन लेयर तक कनेक्शन की संख्या पूछी गई थी। तो कैसे पूछी गई थी? तो इसमें दोस्तों इनपुट लेयर में डेटा की संख्या हो गई 4 और हिडन लेयर में डेटा की संख्या हो गई 3। तो इसमें हम लोगों को निकालना है कि कनेक्शन की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ लिख लिया है, तो इनपुट में संख्या कितनी है? 4। तो हम लोग यहाँ पे 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 और ये 4, ये खींच ली। और हिडन लेयर में संख्या कितनी है? 3। तो 1 2 और ये 3। अब हम लोगों से कनेक्शन की अधिकतम संख्या पूछा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों? जैसे मान के चलिए आपने इस वाली जो लेयर है, या मान के चलिए जो भी है रास्ता कह दीजिए, यदि आप लोग इस वाली रास्ता से गए तो आप हिडन लेयर में इस वाली रास्ता से भी जा सकते हैं। इस रास्ते से आने के बाद आप लोग यहाँ पे आपके लिए कितने विकल्प हैं? जैसे आप यहाँ से आए, फिर आप इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं। यानी इनपुट में तो आपके पास एक ही रास्ता था, लेकिन हिडन लेयर में जाने के लिए उसके बाद आपके पास 3 रास्ते थे। तो ये हो गया आपके पास 3 कनेक्शन।
फिर यदि आप लोग इस वाली लेयर से घुसते हैं तो आप भी फिर से आप लोग इन तीनों लेयर से होके जा सकते हैं जिससे आपकी इच्छा हो। तो फिर से 3 कनेक्शन हो गए। फिर आप इस वाली लेयर से प्रवेश किए तो आप फिर 3 में से किसी से भी जा सकते हैं, तो फिर 3 कनेक्शन हो गए। फिर इसी प्रकार चौथी लेयर के लिए होगा तो ये फिर से आपके पास 3 कनेक्शन बन जाएंगे। तो इस तरह टोटल कनेक्शन की संख्या यदि हम लोग निकालें तो 3 चौको 12 ये कनेक्शन टोटल आ जाएंगे। तो ये दोस्तों एक जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है इसी कंप्यूटर से संबंधित का, जिसमें डीप लर्निंग आता है, उसमें मुझको ये प्रश्न दिखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन की संख्या पूछ ली जाए। तो इसमें आपको याद रखना है, यदि ये तो मैंने आपको समझाने के हिसाब से निकाल लिया, लेकिन कभी भी इनपुट और हिडन लेयर आ जाए तो अगर आप लोग डायरेक्ट गुणा भी कर देंगे 4 × 3 तो भी आपका 12 निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग आगे। तो दोस्तों हम लोग डीप लर्निंग के अनुप्रयोग कुछ पढ़ लेते हैं। इसका पहला अनुप्रयोग है कि ये छवि पहचानने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग भाषा अनुवाद के लिए किया जाता है, स्पीच रिकॉग्निशन यानी स्पीच को समझने के लिए किया जाता है, ऑटोनमस व्हीकल के लिए किया जाता है, जैसे आजकल आ गई है ना कि स्वचालित कारें जिसमें ड्राइवरलेस कारें होते हैं उसी को ऑटोनमस व्हीकल कहा गया है। हेल्थ केयर के लिए किया जाता है, जो मशीनें आजकल कैंसर का पता लगा रही हैं, अंदर डिसीजेज रोगों का पता लगा रही हैं, उनके लिए डीप लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। और गहन क्षेत्रों की भविष्यवाणी करने के लिए, जैसे कि मान के चलिए जो न्यूरॉन्स होते हैं, नए तत्व होते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो आयरन होते हैं, आयोडीन होती हैं और हीलियम, हाइड्रोजन, तो इसी तरह के अन्य तत्वों की भविष्यवाणी करने के लिए भी इन डीप लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह दोस्तों ये डीप लर्निंग का आज हमारा पूरा टॉपिक समाप्त हो चुका है। अगले जो वीडियो आएगी वो पूरे ये डीप लर्निंग की प्रैक्टिस सेट के मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे कि आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इस तरह तैयारी करते हैं कि पहले वीडियो देखते हैं, अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, फिर उसको वीडियो देखने के बाद रिवीजन करते हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी के दोस्तों लक्षण होते हैं। और देखिए दोस्तों नोट्स बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कार्य तो करना ही होगा, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।